नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है फैसले पर क्यों फसाद। जी हां, विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने न सिर्फ कांग्रेस विधायक की विधायकी पर संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि सियासी बयानबाजी का नया दौर भी शुरू हो गया है। अदालत ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित करते हुए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को निर्वाचित करार दिया है। वहीं इस निर्णय के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक दबाव होने के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि एक आदिवासी नेता को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज होती जा रही है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। विजयपुर सीट पर फिर जंग, कोर्ट के फैसले पर सियासी रंग। विजयपुर की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। हाई कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ कांग्रेस विधायक की कुर्सी छीन ली, बल्कि प्रदेश की राजनीति में नई बहस भी छेड़ दी। अदालत ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को निर्वाचित करार दिया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कानूनी प्रक्रिया से आए इस फैसले को कांग्रेस अब सियासी साजिश के चश्मे से देख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आदिवासी कार्ड भी खेला और आरोप लगाया कि बीजेपी को ये स्वीकार नहीं हो रहा कि एक आदिवासी नेता चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गया। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी फैसले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंघार का कहना है कि विजयपुर के इस फैसले के पीछे बीजेपी का दबाव काम कर रहा है। विधायक आदरणीय मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है, इनके विचार को बताता है कि एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया। ये बीजेपी को नागवारा गुजरा और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना, ये भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं, हमें दलित पसंद ही नहीं, हमें संविधान के विरोध में ही काम करना है। कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, घर घर तक ले जाना है। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हम फिर चुन के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे, फिर विधायक बनेंगे। मैं हाई कोर्ट के निर्णय को सम्मान से साथ कहता हूं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि देश के अंदर कई ऐसे निर्णय हुए। तो आप देखते हो कि जब इनकी सरकार, इनके लोग में बात आती है तो किस प्रकार से ये लोग दबाव बना के निर्णय कराते हैं। और ये निर्णय में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जल्दबाजी में, मैं समझता हूं कि हो सकता है कोर्ट पे कहीं दबाव नहीं बनाया है। दबाव भी बनाया जा सकता क्योंकि राज्यसभा के चुनाव आना है और राज्यसभा को लेके इनको एक एक वोट की ये सोच रहे कि कांग्रेस की सीट ना आए। ये मामला चुनाव के दौरान दी गई जानकारी से जुड़ा है। आरोप था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी हल्फनामे में नहीं दी। इसी आधार पर अदालत ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया और रामनिवास रावत को विजयी घोषित कर दिया। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने पूछा, क्या पटवारी न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं? बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि जातिवाद का सहारा लेकर आरोप लगाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली का भी अपमान है। देखिए, अदालत की कार्रवाई है, इसमें अदालत ने किन्हीं परिस्थितियों में कोई चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण निर्णय लिया है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें kiसी का सम्मान अपमान की बात नहीं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को अदालत की समझ कम है, अदालत का सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विजयपुर की ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं,
बल्कि गहरी सियासी पृष्ठभूमि भी रखती है। रामनिवास रावत पहले कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, मगर अब हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर इस सीट की सियासी तस्वीर बदल दी है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी अहम है कि जब अदालत ने तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर फैसला सुनाया है, तो फिर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना कितना उचित है। अगर किसी जनप्रतिनिधि से गलती हुई है और अदालत ने उसी आधार पर निर्णय दिया है, तो उसके बाद न्यायिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना क्या लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है? खैर, विजयपुर की ये जंग अदालत से निकलकर सियासत के अखाड़े में पूरी तरह से उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों अदालत के फैसले को सियासी साजिश कांग्रेस बता रही है? दूसरा सवाल, कांग्रेस आदिवासी कार्ड खेलकर क्या साबित करना चाहती है? तीसरा सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कितना उचित है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और एडवोकेट तनुज दीक्षित। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्पी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपको क्यों लगता है ये साजिश है? क्योंकि ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। देखिए ब्रजेश जी, जब न्यायालय एक है तो फिर न्याय दो तरह के क्यों आ रहे हैं? हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, किंतु हम ये भी तो प्रश्न करना चाहते हैं ना कि वीणा विधायक निर्मला सप्रे के ऊपर दल बदल के तहत कार्रवाई कब होगी? जून 2024 से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगार साहब ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उनकी जो विधानसभा सदस्यता है उसे शून्य करने की बात करी थी। जब नहीं होती है तो हम भी उच्च न्यायालय की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई नतीजे नहीं आते हैं। आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस को न्यायालय की समझ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो है। तो हम तो उनसे सीधा प्रश्न करते हैं आपके चैनल से कि विजय शाह के ऊपर अभियोजन लाने के लिए आप अनुमति कब देने जा रहे हैं? 2019 का मामला है जब प्रहलाद लोधी जो पन्ना के विधायक हैं, उनके ऊपर भी सजा निर्धारित होती है 2 साल की। वो उनकी जो विधानसभा सदस्यता है उसे शून्य कर दिया जाता है, लेकिन यही जबलपुर हाईकोर्ट उसके ऊपर स्टे दे देता है। वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, वो अगला चुनाव भी लड़ लेते हैं, वो फिर विधायक बन जाते हैं। तो लेकिन सिंपी जी, मेरा भी एक काउंटर सवाल है कि यदि राहुल गांधी की सदस्यता को भी बहाल कर देते हैं तब निर्णय सही है। यदि कांग्रेस के विपरीत निर्णय आता है कोर्ट का, तो आप उन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा देते हैं। कोर्ट के फैसले पर राजनीति क्यों? आप उच्च न्यायालय में जाइए ना, उसी कोर्ट ने तो टाइम दिया है ना आपको। ब्रजेश जी, सर्वोच्चतम न्यायालय में तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम आदरणीय आपको हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं है? ग्वालियर पे उन्होंने गलत फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? हमें हाईकोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। हम हाईकोर्ट के फैसले पर टीका टिप्पणी आपके दोनों नेता कह रहे हैं कि दबाव में लिया है। हम तो माननीय हाईकोर्ट से ये कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय है उसमें चुनाव को शून्य घोषित क्यों नहीं किया? एक हारे हुए विधायक को आप एक जीता हुआ विधायक कैसे घोषित कर देते हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले तो मतदान चोरी करने मतलब वो शून्य घोषित कर देते तब आपको उनके निर्णय पर आपत्ति नहीं थी? सिंपी जी, हम तो अभी भी यही कह रहे हैं ना, हम कोर्ट तो पे अभी भी छोड़िए यही ना। कह रहे हैं ना ब्रजेश जी। तो हमने तो कोर्ट पे ही छोड़ा है, लेकिन नहीं, आपने कहा ना राजनीतिक दबाव में, बीजेपी के दबाव में, तो क्या कोर्ट बीजेपी के दबाव में काम करती है? बता दे, नहीं, कोर्ट बीजेपी के दबाव में काम नहीं करती है। आपके नेता बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाँ, हमारे नेता बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं आप कह रहे दबाव में काम नहीं करते, आपके नेता बोल रहे हैं दबाव में काम किया है। विजय जी, बात तो रखने दीजिए। निर्मला सप्रे के ऊपर कोर्ट निर्णय क्यों लेगी? यही कोर्ट है। 2024 से हमने निर्मला सप्रे की सदस्यता को भंग करने की बात करी है, इसके ऊपर निर्णय क्यों नहीं लेता है? हम तो पूछ रहे हैं ना, जब प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता भंग हो जाती है उसके बाद भी हाई कोर्ट इसके ऊपर स्टे दे देता है, लेकिन एक आदिवासी विधायक दोनों मामलों में पहली बार के विधायक दोनों मामलों में अंतर है ना। 7,000 के आप मैंडेट एक पे जीत कराते हैं। नहीं, कोई अंतर नहीं है। नहीं, कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है ब्रजेश जी की एक विधायक कांग्रेस के हैं और दूसरे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। बड़ा गंभीर आरोप है आपका, जवाब ले लेता हूँ। व्यास जी, वो कह रहे हैं कि एक मामले में आप फैसला ले लेते हैं, निश्चित तौर पर उनका आरोप है कि इस वजह से क्योंकि आपने दबाव लिया। दूसरी तरफ
वो कोर्ट गए हैं, उस मामले में फैसला नहीं, तो कोर्ट क्या बीजेपी के सारे पे फैसले लेती है? आप लोग दबाव बनाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, समस्या क्या है कि इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट पूर्व में जाया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्लोजर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट पूर्व में क्यों खारिज कर चुका था? क्योंकि उसके लिए एस्टेब्लिश्ड लीगल लॉ से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फैसला हुआ है। और मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है उसमें सेक्शन 125A 100 और 101D के तहत फैसला हुआ है। इन तीनों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से वे बात करते हैं ना तो लोकतंत्र में उनका विश्वास है ना संविधान में विश्वास है। एक फैसला अगर इस तरह होगा तो संवैधानिक प्रक्रियाओं पे प्रश्न चिन्ह उठाने का कार्य करेंगे। जब उनसे कहा जाएगा कि वे हलफनामा देते, इसीलिए तो राहुल गांधी जी हलफनामा नहीं देते हैं, वे सिर्फ आरोप लगा के भाग जाते हैं। क्योंकि देखिए मल्होत्रा जी वाले विषय में जब हलफनामा दिया गया तो पकड़ में आ गए कि किस तरह से उन्होंने 6 विषय थे, 6 में से 4 विषय की जानकारियां उन्होंने छुपाई। वे 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, तो जो व्यक्ति 2 बार अगर निर्दलीय चुनाव लड़ चुका है उनसे क्या यह अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसी त्रुटि करेंगे? और त्रुटि के पश्चात न्यायालयिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए फैसला दिया 125A। आदरणीय वकील साहब यहाँ मौजूद है, वो ज्यादा ब्रीफ में बताएंगे। उसमें झूठी जानकारी या जानकारी देने पर हलफनामा जो दिया गया है उसकी स्क्रूटनी करने के पश्चात उसमें हाईकोर्ट फैसला देता है। धारा 100 के अंतर्गत इलेक्शन वॉइड करने का अधिकार कोर्ट को है। 101D के अंतर्गत चुनाव रद्द होने के पश्चात दूसरा मेजोरिटी उम्मीदवार जो भी होगा उसको निर्मला विधायक सप्रे वाले मामले को आप लोगों ने रुकवा रखा है क्या? नहीं ब्रजेश जी, वो तो मुझे लगता है कि ये पूर्व के जो कांग्रेस के कृत्य है, जैसे 1975 में जिस तरह से चुनाव रद्द हुआ और उसके बाद में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया, तो जिन लोगों की मानसिकता उस मानसिकता को प्रदर्शित करती है। इसके पहले 2002 में भी ऐसा मामला हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा मामला हुआ, लेकिन एक फैसला आपके इधर आया कि आपको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, आपको संवैधानिक प्रक्रियाएं जो है वो बायस नजर आती है, लेकिन एक फैसला अगर आपके पक्ष में आया तो निश्चित रूप से आपको सभी ठीक लगता है। मतलब मीठा मीठा जो है वो गप और कड़वा कड़वा थू वाली स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व आदिवासी विधायक हैं इसलिए आपको जम नहीं रहे हैं वो कि वो विधानसभा में जाए। समस्या यह है कि कांग्रेस विषय में जात ढूंढती है और जात में विषय ढूंढती है और कट्टरपंथियों में संविधान ढूंढती है। यह कांग्रेस का चरित्र है और इसी चरित्र के कारण ये जिस राज्य में एक बार होते हैं दोबारा फिट नहीं होते हैं। अगर जिस तरह की बातें अभी की गई 93,000 वोट तो जनता ने उनको भी दिए थे, इसीलिए 101D के तहत चुनाव रद्द होने के पश्चात दूसरा उम्मीदवार जो मेजोरिटी वोट प्राप्त करता है उसको विधायक घोषित किया जा सकता है। तो मुझे लगता है पहले संवैधानिक प्रक्रियाओं को पढ़ने की आवश्यकता है, सिर्फ हाथ में लेकर घूमने से लाभ नहीं होगा। संविधान को हाथ में लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा, संविधान के तहत ही फैसला लिया गया है सिंपी जी। और जब आपके फेवर में फैसला नहीं आता है तो आपको संविधान खतरे में दिखने लगता है। आप तो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, फिर संविधान पर ही भरोसा नहीं है आपको। ब्रजेश जी, हम तो कहीं से भी ये नहीं कह रहे ना कि अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं आया तो फैसला गलत है। हम तो माननीय कोर्ट से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप चुनाव को शून्य घोषित कर दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? और विषय में जात ढूंढने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो सही है। मोहन यादव जी जब कृषि कैबिनेट करने मालवा निवाड़ जाते हैं तो भगोरिया महोत्सव में कहते हैं कि आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और दूसरी तरफ एक आदिवासी विधायक को घर बैठाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी बैठ जाती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स तो भारतीय जनता पार्टी के है ना। तो चलिए, हमारे पास इतने नहीं है, लेकिन जितने हैं उनको सदन में बैठने देने से भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या हो रही है? और हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, यदि न्यायपालिका पर इतना भरोसा है भाजपा को तो प्रहलाद लोधी पर भी बोलिए ना, निर्मला सुप्रे पे भी, इस पे भी बोलिए ना। आप क्यों नहीं बोलते हैं? विजय शाह के ऊपर भी बोलिए ना, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब जब आपके हित में फैसला नहीं कोई आता दिक्कत है, नहीं तो है। नहीं सिंपी जी, आप बोलिए, राजनीतिक बयान दीजिए, लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि न्यायपालिका पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं? न्यायपालिका पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। आप उठा रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि दबाव में लिया फैसला। अरे हमारे नेता तो कह रहे हैं ना कि जब निर्मला सप्रे पे आप निर्णय नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको इतनी जल्दी रहती है निर्णय देने के लिए मुकेश मल्होत्रा के ऊपर, तो उसी समय आपको निर्मला सप्रे पे भी निर्णय ले लेना चाहिए। तो क्या मजबूरी है? क्यों आप नहीं ये निर्णय ले पा रहे हैं? बहुत सारे मामले होते हैं ना, सेम मामले चलते हैं मर्डर से लेकर तमाम तरह के, लेकिन फैसला बाद में आता है। ठीक है, हमारे पास एडवोकेट भी बैठे हैं हाई कोर्ट के। जून से 2024 से सवाल लेकर उन्हीं के पास चला जाता हूं। तनुज जी, क्या कोर्ट ने फैसला जो लिया है, आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव में यह फैसला लिया गया? और वो कह रहे हैं कि एक मामले में देरी हुई है, तो क्या
किसी वजह से देरी होती है, किसी प्रेशर रहता है, राजनीतिक प्रेशर रहता है? और क्या ये अवमानना नहीं है कोर्ट की, यदि कांग्रेस सवाल उठा रही है तो? बिल्कुल, हम देखते हैं लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि संवैधानिक इंस्टीट्यूशनल के ऊपर कोई भी आरोप इस तरीके से लगाए जाए। ये बिल्कुल निंदनीय है और कोर्ट में अलग अलग मामले में अलग अलग देरी हो सकती है। हर केस का अलग एक प्रावधान होता है, उसका अलग मैटर होता है, उसके रिजोल्यूशंस अलग होते हैं और उसके फैसले भी अपने तरीके से आते हैं। हर फैसले, हर कोर्ट के केस को एक मापदंड से नहीं नापा जा सकता है। आज अगर बात यहाँ पर हो रही है तो जिस तरीके से ये मामला एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र का है, तो नहीं, देखिए आपराधिक हमारे मामले कॉन्स्टिट्यूशन छुपाने का में है, जाति एससी प्रमाण पत्र। एसटी मैं आपको करेक्शन कर रहा था। नहीं, तो निश्चित रूप से जब कभी भी हम देखते हैं कि आपराधिक मामले अगर कोई भी जानकारी अगर छुपाते हैं तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि चुनाव में सारी बातों को बेहद स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप जनता के बीच में जनता का प्रतिनिधि करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में कोई भी बात जनता से छुपा करके चुनाव लड़ना उचित नहीं होता है। दूसरा, ये कानून संवैधानिक रूप से भी उचित नहीं है जब कानून बना हुआ है और साथ ही साथ आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 जो कि स्पेशल सीट्स रिजर्व रखता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए संविधान का, तो निश्चित रूप से ऐसे में उस सीट पर किसी और व्यक्ति का चुनाव लड़ना ये भी एक बहुत गलत होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है। रिट पिटीशन जो दायर हुई 226 आर्टिकल में कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि लेकिन इस कांग्रेस का पिटीशन कहना पे है उसको फैसला आया शून्य है। घोषित कर देते, दोबारा चुनाव होता तो हमें आपत्ति नहीं थी। हारे हुए प्रत्याशी को आपने निर्वाचित घोषित कर दिया। ये सब फैसले कोर्ट के होते हैं, कोर्ट इसमें निर्णायक है। अगर आप कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है या कोई भी असंतुष्ट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसलों से अगर असंतुष्ट है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और निश्चित रूप से वहां पे भी रेमेडी की उम्मीद लगाई जा सकती है। दूसरा जी। मेरा सवाल था, अब मानना है क्या ये कोर्ट की, यदि कांग्रेस कह रही कि राजनीतिक दबाव में, बीजेपी के दबाव में फैसला लिया है तो? बिल्कुल, अगर इस तरीके के आरोप और इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल कोर्ट की अवहेलना है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। जी ठीक है, तो ये कोर्ट की अवहेलना भी है सिंपी जी। और अलग अलग तरीके के मामले होते हैं, अलग अलग फैसले आते हैं, दो मामलों को आप कंपाइल नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते कि निर्मला सप्रे की और मुकेश मल्होत्रा की। ब्रिजेश जी, हम बिल्कुल भी कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी संवैधानिक संस्था दबाव में काम करेगी तो विपक्ष होने के नाते ना कि इस वजह से दबाव में काम किया है। अरे सबूत हमने दे तो दिया, निर्मला सप्रे सामने आपके सबूत है। वो वकील ये साहब कह रहे हैं महाराष्ट्र ना के नेता जो कि अलग अलग फडणवीस जी मामले हैं। हैं। हाँ, तो अलग अलग मामले हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या महाराष्ट्र के नेता फडणवीस जी के ऊपर कारगर नहीं होता जो दो मुकदमों की जानकारी छुपा जाते हैं? क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट निर्मला सप्रे पे कारगर नहीं होता, प्रहलाद लोधी पे कारगर नहीं होता, सचिन बिड़ला के ऊपर कारगर नहीं होता? हम तो आपको अनगिनत नाम बता सकते हैं ना। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सिर्फ तब होता है जब मुकेश मल्होत्रा जी की बात आ जाती है। और एक बात हम भारतीय जनता पार्टी से भी पूछते हैं, जब नामांकन पत्र दाखिल होता है और उसके साथ शपथ पत्र दायर किया जाता है, क्या उस समय रावत साहब ने कोई इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई थी? और अगर कराई थी तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे थे, निर्वाचन क्या कर रहा था, कैसे उनका नामांकन पत्र दाखिल हुआ, कैसे उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति मिली? उस समय तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपका ही बने। उम्मीदवार सिंपी जी, आपके ही चुने हुए विधायक कह रहे थे कि उन्होंने आप ही के नेता जेपी धनोपिया को तमाम चीजें जानकारी दी थी, उन्होंने उल्लेख नहीं किया। आपस में ही आप आरोप लगा रहे हैं, फिर बीजेपी कहां से आ गई? नहीं, आपस में कोई आरोप नहीं है। मुकेश मल्होत्रा जी ने कल ऑन कैमरा बहुत स्पष्ट कहा है कि हमने किसी तरह की कोई जानकारी छुपाने का प्रयास नहीं किया, हमने शपथ पत्र के अंदर सारी जानकारियां स्पष्ट करी है। मामलों में दो की जानकारी दी है, कॉलम खाली छोड़ दिया। देखिए ब्रिजेश जी, कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा। अगर उन्होंने जानकारियां अपूर्ण दी थी तो हम तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर से प्रश्न करते हैं, हम तो निर्वाचन से प्रश्न करते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को कैसे पता कि आप पे कितने मामले दर्ज हैं? शपथ तो फिर पत्र तो आपसे निर्वाचन भरवाया क्या जाता है करता ना। रहता है? चलिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उम्मीदवार पढ़े लिखे थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें ये जानकारी नहीं थी, उन्हीं के क्षेत्र के लोकल व्यक्ति थे। और
अरे तो जानकारी थी तो शपथ पत्र देते समय ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए था। उस समय आप ऑब्जेक्शन नहीं करते क्योंकि आपको ये अहंकार था कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वो भी एक पूर्व कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो जीत जाएंगे। अब जनता की अदालत में जब हम 7,000 का क्लियर मैंडेट लेकर आ जाते हैं तो फिर आप कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। अरे तो शपथ पत्र दायर करते समय आपको ऑब्जेक्शन कर देना था ना कि साहब इन्होंने जो शपथ पत्र दिया है वो अपूर्ण दिया है। तो ये तो लेकिन यहाँ उस भी समय लागू होता है भारतीय ना, जनता पार्टी के पास आरिफ दलील मसूद नहीं के थी। मामले में भी लागू होता है, वहां भी कोर्ट ने फैसला नहीं लिया, लेकिन मुकेश ब्रिजेश मल्होत्रा के जी, मामले में फैसला ले लिया, तो आपको दिक्कत है कि दबाव में नहीं, हमें दबाव कोई यहाँ क्यों नहीं दिक्कत बनाती नहीं है, हमें बीजेपी, कोई यदि दबाव दिक्कत में नहीं फैसला है। लेती तो? हमने आपके सामने इतने सारे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए ब्रजेश जी, इन सारे उदाहरणों में कोर्ट कोई निर्णय क्यों नहीं लेता? प्रहलाद तो लोधी ये जिसकी बीजेपी क्या करेगी? विधानसभा कोर्ट के निर्णयों पर सदस्यता कोर्ट में अपील की जाती है ना सिंपी जी, नहीं तो हम तो कोर्ट में अपील करेंगे, हम तो लेकिन सुप्रीम राजनीतिक कोर्ट में बयान दे रहे अपील हैं ना, करेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि अरे कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बयान में क्यों है। नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल दबाव में है। जब निर्मला सप्रे के ऊपर दल बदल कानून नहीं लागू होता है तो दबाव में है। जब प्रहलाद लोधी की ऊपर कानून लागू नहीं होता है तो दबाव में तो है। आप ही जब के एक विधायक फडणवीस का जी और के मामला ऊपर भी चल रहा है ना, कानून यदि लागू दबाव में नहीं होती होता कोर्ट तो ये भी फैसला ले लेती। अरे तो चल रहा है तो देर सवेर उस पे भी फैसला आ जाएगा ब्रजेश जी, लेकिन निर्मला सप्रे पे फैसला कब आएगा? हम तो बार बार वही तो आपसे ये पूछ रहे बीजेपी हैं ना, थोड़ी उसके नहीं ऊपर बताएगी, भी ये तो कोर्ट बताएगा ना, कोर्ट से पूछिए। तो हम तो माननीय कोर्ट से ही निवेदन कर रहे हैं आरोप ना कि बीजेपी निर्मला पे लगा सप्रे रहे के हैं। ऊपर भी नहीं, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम लोगों को न्यायालय की समझ कम है, तो हमने उनके सामने साक्ष्य रख दिए कि आपको तो समझ बहुत है ना, तो आप ले आइए, अभियोजन देने की परमिशन दीजिए ना विजय शाह पर। तब आप नहीं दे पा रहे, तब आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कहाँ चली जाती है? तो बार बार ये आरोप लग रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना ब्यास जी, धुआं उठ रहा देखिए है ब्रजेश तो जी, आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि नेचर ऑफ क्राइम डिसाइड करता है नेचर ऑफ क्राइम क्या है। और आपराधिक मुकदमे 6 आपराधिक मुकदमे से अगर 4 उन्होंने छुपाए गए हैं और दल बदल कानून कब लेके आए? तो कह रहे हैं तब क्यों आरोप नहीं लगाए, तब क्यों ये मामला नहीं उठाया जब फॉर्म जमा किया था? नहीं ब्रजेश जी, इसीलिए तो हलफनामों को सुरक्षित रखा जाता है कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई और जो संज्ञान में आने के पश्चात आप उस पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत आप जब आपके संज्ञान में आएगा तब आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। इसीलिए हलफनामे लिए जाते हैं, क्योंकि मुंह से कहा जीतू पटवारी जी कल बदल जाएंगे, कल उमंग सिंगार जी जो बदल जाएंगे कि मैंने नहीं कहा था, लेकिन एक बार एफिडेविट दे दिया गया तो उसके पश्चात संज्ञान में आने के पश्चात उस पर कोर्ट निर्णय तो लेती इस है। तरह के और बयान दूसरी आ बात रहे है हैं कि तो क्या उनको- बीजेपी जाएगी, आपका पक्ष जाएगा कि अवमानना की है कोर्ट की शरण में जाएगी क्या बीजेपी? देखिए निश्चित रूप से ब्रजेश जी वो लीगल टीम उसको डिसाइड करेगी, लेकिन इसके पूर्व में भी जो अप्लीकांट थे उनने जब एप्लीकेशन दी उसके बाद हियरिंग के लिए पूरा समय दिया गया, रिस्पॉन्स के लिए पूरा समय दिया, आर्ग्यूमेंट के लिए पूरा समय दिया गया। ये तीनों विषय होने के पश्चात फैसला है और मैंने तीनों धाराओं का जिक्र करा 125A, 100 और 100D और उसके अंतर्गत ही निर्णय लिए गए। पर जिन लोगों की जो दृष्टि जिस तरह से भ्रमित हो चुकी है और जो लोग लोकतंत्र और जनतंत्र में पूर्णतः फेल हो चुके हैं, वे निश्चित रूप से आज जिस तरह चलिए के माफी चाहता हूं क्योंकि समय काम की करते हैं। बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन उस पर फसाद क्यों हो रहा है? क्या कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इससे क्या जनता का भरोसा उन संवैधानिक संस्थाओं से कमजोर नहीं होगा, टूटेगा नहीं? इससे लोकतंत्र का भला होगा क्या? निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों में यदि कोर्ट ने फैसला दिया है तो आपको उसी कोर्ट ने समय दिया है, आपको उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहिए ताकि जनता उन संस्थाओं पर भरोसा रहे। लेकिन आपके फेवर का फैसला नहीं आता है तो सवाल उठने लगते हैं, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। इस पर राजनीतिक दलों को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।